हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 9 की, जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या। यानी कि इस चैप्टर में आपको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग जो कुछ मुद्दों के बारे में बात करी गई है और कुछ समस्याओं के बारे में बात करी गई है, जैसे कि प्रदूषण हो गया, गंदी बस्तियों की समस्याएं हो गई। ठीक है। नगरों में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, एक अर्धकुशल व्यक्ति है तो उसको कौन कौन सी परेशानी झेलनी पड़ती है, तो इस चैप्टर में आपको अच्छे से बता रखा है। तो इस चैप्टर को वन शॉट में अच्छे से कवर कर रहे होंगे, तो उस वीडियो को एंड तक देखना। आगे बात करें, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स तो कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12 ESPN ग्रुप, तब ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। आगे बात करते हैं। सेकंड बुक के अंदर आपके ये चैप्टर्स थे जिसको हम कवर कर चुके हैं, और लास्ट चैप्टर बचा है आज भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या, और आज ये भी खत्म हो जाएगा और आपकी जो बुक 2 है ये भी फिनिश आपकी हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ना इस चैप्टर में आपको प्रदूषण के बारे में बता रखा है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रदूषण क्या होते हैं इसके बारे में बात करी गई। तो प्रदूषण आपको पता है क्या है भाई। तो पर्यावरण में अवांछित, अवांछित मतलब क्या है, जो पर्यावरण में नहीं होने चाहिए वैसे पदार्थ। ठीक है। और हानिकारक पदार्थ या हानिकारक तत्व जब एंटर कर जाए, जिससे जो प्राकृतिक संतुलन है, जो नेचुरल अपना नेचर ने हमको दिया है, एक एनवायरमेंट दिया है, जब वो बिगड़ जाए, प्राकृतिक बैलेंस बिगड़ जाए, संतुलन बिगड़ जाता है, और जीव जंतु पौधे और मनुष्य के जीवन पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। समझ आ गया भाई प्रदूषण क्या है। नेचर हमारे पास है, एनवायरमेंट हमारे पास है, अगर उसमें कुछ भी बदलाव आ रहा है जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब पर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रदूषण बोलेंगे। समझ आ गया। अब जो यहाँ पर ये हानिकारक तत्व की बात करी गई है ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये हानिकारक तत्व हवा पानी मिट्टी में हो सकते हैं। होने को क्या है ये, जो हानिकारक गैसेज हैं, जब ये हवा में मिल जाएगी तो हवा को प्रदूषित करेगी, है ना। पानी के अंदर कचरा डाल दोगे तो पानी को प्रदूषित करेगी, और मिट्टी को अगर तुम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो केमिकल वाले, है ना, तो वो क्या करेगा, मिट्टी को दूषित करेगी। कहने का मतलब जितने भी हानिकारक तत्व हैं जो संतुलन बिगाड़ रहे हैं, ये हवा पानी मिट्टी में हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रदूषण से क्या होता है, स्वास्थ्य समस्या हमको देखने को मिलती है, मतलब कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है, पर्यावरण का संकट हमको देखने को मिलता है, सबसे बड़ी बात जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या होता है जलवायु परिवर्तन, 50-60 सालों के बाद अपना मान लो कि एक जो एवरेज मौसम चला आ रहा था, अगर वो बदला, उसमें बदलाव आ रहा है, यानी लंबे समय का जो औसत तापमान है, मौसम, उसमें बदलाव आ रहा है, तो वो जलवायु परिवर्तन है। अब जलवायु परिवर्तन आता है तो भाई बहुत दिक्कतें आती हैं। क्यों, क्योंकि जो स्पीसीज होती है ना वो उस जलवायु में रह रही होती है, वो ढल चुकी होती है, लेकिन अचानक से जलवायु परिवर्तन होता है, तो जलवायु परिवर्तन को बहुत सारी प्रजातियां स्पीसीज झेल नहीं पाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रदूषण का मतलब समझ आया, इसके क्या मायने हैं, इससे क्या दिक्कत हो सकती है, आगे बात करते हैं। प्रदूषण के प्रकार की बात कर लेते हैं भाई। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण, ये क्या है, प्रदूषण के प्रकार है, जो आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। तो पहले हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। अब मैं आगे पढ़ाने से पहले अपने मन में खुद सोचो, जल प्रदूषण होता क्या है। जल प्रदूषण, प्रदूषण हमने देखा कि जब अवांछित तत्व जो भाई एंटर कर जाए, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाए, वही बात है। तो जल के अंदर जो प्राकृतिक संतुलन बना हुआ है पहले से, जो यहाँ पर जैव विविधता है, यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसके अंदर कुछ ऐसे अवांछित हानिकारक तत्व जब एंटर हो जाते हैं, तो जिससे जो जल का संतुलन है वो बिगड़ जाए, है ना, जल हानिकारक हो जाए, जो उसको पिए वो भी बीमार पड़ जाए, तो वो क्या है भाई, जल प्रदूषण है। समझ आया, आगे चलते हैं। देखो, तो जनसंख्या ना बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको पता होगा, है ना, और औद्योगिकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। औद्योगिकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। अगर इंडिया की बात करूं, क्योंकि इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं इस बुक के अंदर, तो इंडिया के अंदर भी 1947 के बाद औद्योगिकरण जो है हो रहा है। हाँ, बाकी चाइना के रिगार्डिंग अपना कंपेरेटिवली कम हो रहा है, बट हो रहा है ना। तो अपना भाई जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, औद्योगिकरण भी जो तेजी से हो रहा है, इस वजह से हो क्या रहा है ना, जल का जो यूज है ना वो अविवेकपूर्ण तरीके से करा जा रहा है। मतलब बिना कोई मैनेजमेंट के, कोई मैनेजमेंट नहीं है अपने पास। क्या नहीं है अपने पास, कोई मैनेजमेंट नहीं है। जैसे मन में आ रहा है उसका यूज कर ले रहे हैं, जैसे मन में आ रहा है उसका यूज हम कर ले रहे हैं, यानी अविवेकपूर्ण तरीके से यूज कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, जल की जो गुणवत्ता है ना, जल की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, वो लगातार गिरता जा रहा है, उसका निम्नीकरण हो रहा है। समझ आ रहा है आपको, आगे चले। वर्तमान में नदियां हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इन सब में जो जल है ना वो शुद्ध नहीं बचा है, अब वो दूषित हो चुका है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है कि आप देख रहे हो कितने सारी पाइपलाइन सारी सीवर की,
सारा गंदा चीज इसके अंदर यहाँ पर बहा दी जा रही है ना। अब लोग जो है सारे काम भी जो है नदियों के पास कर, जैसे नदियां प्रदूषित हो रही हैं, उद्योगों से निकलने वाला कचरा उसको भी पानी में डाल दिया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है भाई, प्रदूषण फैल रहा है। कौन सा प्रदूषण फैल रहा है, जल प्रदूषण फैल रहा है। आगे चले, इसमें क्या है, अल्प मात्रा में निलंबित कण कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। अल्प मात्रा मतलब कि बहुत कम मात्रा में निलंबित कण हो गए अपने, और कार्बनिक पदार्थों जिसमें कार्बन होता है और अकार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होता है वो इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। और जब जल में इन पदार्थों के बढ़ने पर जल प्रदूषित हो जाता है तो इस सतह और इस तरह तरह के उपयोग, मतलब कि वो उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। समझ रहे हो, कहने का मतलब ही अल्प मात्रा में होते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो जो है ये उपयोग के योग्य नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रदूषित हो चुके हैं। समझ रहे हो, ऐसी स्थिति में जो है जल में शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती है। कौन सी क्षमता? स्वतः शुद्धिकरण, मतलब कि जो खुद शुद्ध होने की जो क्षमता है जल की, वो क्षमता भी जो है जल को खुद शुद्ध नहीं कर पाती है ऐसी स्थिति में जब इन पदार्थों की जो मात्रा है वो बढ़ जाए। समझ रहे हो, आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, जल प्रदूषण के ना प्राकृतिक स्रोत भी हैं और मानव वाले स्रोत भी हैं भाई। प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा, अपरदन आ जाएगा भाई। अपरदन क्या होता है? अपरदन क्या होता है? हवा, है ना, नदी यानी पानी की हो गया भाई, और गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, बट कोई बात नहीं, इसका आप मेनली इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भी होता है। तो हवा और जो नदी है ना, या पानी आप कह सकते हो, ये क्या करती है, जो मिट्टी की ऊपरी परत है मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको क्या करते, छीलने का काम करती है ना। हवा भी भाई यहाँ से उड़ाएगी, कहीं दूसरी जगह पे इसको डिपॉजिट करवा देगी, निक्षेपित करा देगी। और नदी क्या करती है, यहाँ से गुजरेगी किसी जगह से, तो वहां की मिट्टी को चीरते हुए निकलेगी, तो जिससे मिट्टी की जो ऊपरी पोषक वाली जो लेयर है ना, स्तर है, वो उसको उखाड़ के किसी दूसरी जगह पे अपने साथ ले जाएगी और नदियों के पास डिपॉजिट कर देगी। जिससे क्या होगा, नदियों में प्रदूषण होगा। क्यों भाई प्रदूषण होगा? क्योंकि नदियों के अंदर क्या मिल रहा है, मिट्टी वगैरह एंटर हो जा रही है ना, तो ये क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। तो ये तो प्राकृतिक कारण ही हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद है भूस्खलन। क्या? भूस्खलन यानी भूमि का गिरना एक तरह से। आप इमेज आपको दिख रही होगी, देख रहे पहाड़ वगैरह टाइप का, और यहाँ से देखो कैसे जो चट्टाने के जो टुकड़े हैं बड़े बड़े, वो नीचे गिर रहे हैं और नदियों में गिर जा रहे हैं। ये भूस्खलन की वजह से भी क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। और पेड़ पौधे हैं, मृत पशुओं के सड़ने गिरने से भी क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि पेड़ पौधे सड़ते हैं, वो नदियों में गिर जाते हैं, है ना। और जो मृत पशु वो सड़ जाते हैं, वो भी नदियों में बहा दिए जाते हैं, या खुद ही चले जाते हैं एक तरह से, ठीक है, वो धीरे धीरे। तो ये क्या हो जाता है भाई, प्राकृतिक स्रोत है, और इनसे प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है। मतलब कि इन सबसे जो प्रदूषक हमें प्राप्त हो रहे हैं, इन सब से इससे जल प्रदूषण हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। और मानव क्रियाकलापों से भी जो है क्या हो रहा है भाई, जल प्रदूषण हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो भाई, जैसे कि मानव है ना। अब उद्योग है, वो इंसान चला रहा है भाई, वो भी कचरा डालता है ना भाई। कृषि हो गया, और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, इससे भी जो है जल प्रदूषित होता है। जल जल जो है प्रदूषित होता है। कैसे भाई, सांस्कृतिक गतिविधियां कैसे? आपने देखा होगा ना भाई, बहुत सारे ऐसे हमारे पूजा वाले कार्यक्रम होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो मूर्ति है उसको विसर्जित करा जाता है ना। बहुत सारे फूल वगैरह जो होते हैं उसको बहा दिया जाता है नदी के अंदर, जिससे क्या हो रहा है भाई, जल प्रदूषण हो रहा है। तो ये क्या, सांस्कृतिक गतिविधि है जो कल्चर से जुड़ी हुई है। ये क्या है, ये अपनी क्या, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। ये सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जिससे हमको क्या, जल को दिक्कत होती है। समझ रहे हो। और कृषि से निकलने वाला जो कचरा है, जिसको हम बोलते हैं कृषि अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाला जो कचरा है उसको हम क्या बोलते हैं, कृषि अपशिष्ट बोलते हैं। तो उसको भी नदियों में बहा दिया जाता है, ठीक है। बहाया नहीं जा रहा तो मान लो कृषि से जो नहर वगैरह जुड़ी होती है उसके उसके थ्रू की जो उसको बहा दिया जाता है, और नहर का पानी जाके भाई किसी नदी या तालाब में मिल रहा होता है, तो वो क्या होता है, वो प्रदूषित हो जाता है। तो इन क्रियाकलापों में उद्योग सबसे ज्यादा सहायक है। सहायक मतलब मदद नहीं कर रहा है भाई, सहायक मतलब किस केस में, प्रदूषण बढ़ा रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा जो सहायक है प्रदूषण फैलाने में, वो कौन है, उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। आगे चलें। उद्योग क्या करते हैं ना, अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं, जिनमें औद्योगिक कचरा हो गया, प्रदूषित अपशिष्ट जल हो गया। प्रदूषित अपशिष्ट जल कौन सा जल है भाई, जो मान लो कोई ऐसी फैक्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर पानी का यूज हो रहा है साफ सफाई के लिए,
और उस गंदे पानी को क्या कर रहे हैं, वापिस नदी में बहा दे रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, प्रदूषित अपशिष्ट जल नदियों में बहा दोगे तो जल प्रदूषित होगा, सीधी सी बात है। जहरीली गैसें जो निकलती है, रासायनिक अवशेष जो हो गए, केमिकल वाले जो रिमेन्स हो गए, और अनेक भारी धातुएं हैं, यानी मेटल्स, धूल धुआं, ये सब जो शामिल होता है, ये सब अवांछित तत्व हैं जो कि उद्योग से निकल रहे होते हैं। और ये डायरेक्ट कहाँ जाता है भाई, इसको स्टोर तो करेंगे नहीं ये लोग, है ना, इसको बहा दिया जाता है, ठीक है, नदियों के अंदर, नदियों के अंदर, ध्यान आपको रखना है। और अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बता दिया ये तो। और इसके परिणाम में होता क्या है भाई, जो विषाक्त रासायनिक तत्व है जलाशयों, नदियों और अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहा दिया जाता है, जो इन जलों में रहने वाले जैव प्रणाली जो है, यानी जितने भी जीव यहाँ पर रहते हैं, जैव प्रणाली का मतलब क्या, जितने भी जीव यहाँ पर रहते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, समझ रहे हो ना। और सर्वाधिक जल प्रदूषण जो है उद्योग, जो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग है वो कौन से उद्योग है भाई, चमड़ा, लुगदी और कागज वस्त्र रसायन है ना भाई, ध्यान रखना है। चमड़ा उद्योग हो गया अपना, लुगदी कागज उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, रसायन उद्योग, ये सब ज्यादा क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग है ये, जल प्रदूषण फैलाने वाले, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। जल प्रदूषण जो है विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियों का प्रमुख स्रोत है। जब हम जल प्रदूषित हो गया, अब उसको लोग मान लो यूज कर ले रहे हैं, और लोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आपको पानी साफ दिखेगा बट वो पॉल्यूटेड होता है, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। तो कई बार तो ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा दिखेगा, बट कुछ पोल्यूटेंट उसके अंदर होते भी हैं, प्रदूषक होते भी हैं, बट वो विजिबल नहीं होंगे, तो लोग उसको यूज कर रहे हैं स्वच्छ पानी समझ के, लेकिन उनको बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि प्रदूषित जल है। तो बीमार जल जनित यानी जो जल से होने वाली बीमारियां हैं, उसका प्रमुख स्रोत क्या है, जल प्रदूषण है। अब कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर हो जाती है, दस्त हो जाती है भाई, आंतों की कृमि हो जाती है, मतलब आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ना, हेपेटाइटिस हो जाती है। तो ये कुछ बीमारियां जल जनित है, ध्यान रखना। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत के अंदर लगभग एक चौथाई संचारी रोग जो है जल जनित हैं। संचारी रोग क्या होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, जो फैलते हैं, है ना, जो फैलते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन पर। तो एक चौथाई जो संचारी रोग है ना, जो एक पर्सन दूसरे बंदे पे फैल रहे हैं, वो जल जनित है, जल से हो रहे हैं, वो ध्यान रखना है, समझ रहे हो भाई। आगे चले। नदी प्रदूषण जो है ना सभी नदियों से संबंधित है, सही बात है भाई, सारी नदियां शामिल है भाई, सब प्रदूषण तो सारी नदियां झेल रही हैं। लेकिन गंगा नदी जो भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है भाई, ऐसे और होकर बहती है। गंगा नदी आपको पता है, जो जितनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा अपना उत्तर प्रदेश, कितनी आबादी रहती है वहां से तो निकलती है। तो गंगा नदी जो भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से होकर बहती है, उसका प्रदूषण सभी के लिए एक चिंता का विषय है। अगर भाई गंगा नदी प्रदूषित होएगी तो आपको पता है, यमुना की बात आपको पता होगी, है ना, यमुना जो है कितनी प्रदूषित हो चुकी है, यमुना जो है कितनी प्रदूषित हो चुकी है ना, आपको पता है। और यमुना जो है भाई गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, गंगा की सहायक है। अब यमुना गंदी है तो भाई गंगा भी प्रदूषित होगी, आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो गंगा ही प्रदूषित होगी, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। यमुना नदी तो भाई बहुत प्रदूषित है, आपको पता होना चाहिए। अब ना गंगा नदी की स्थिति में सुधार के लिए जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर जो है गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था, ठीक है भाई। कि राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया जिससे गंगा की सफाई हमें करनी है ना। और वर्तमान जो है नमामि गंगे कार्यक्रम इसी से संबंधित है, आपको पता होगा नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो गंगा नदी से रिलेटेड है। बस आपको कमेंट में क्या चीज बतानी है, नमामि गंगे बेसिकली ये जो कार्यक्रम है कब मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब कब इंट्रोड्यूस ये हुआ था, मुझे कमेंट में बताओगे, समझ रहे हो भाई। आगे चलते हैं, ठीक है। गंगा नदी को एक तरह से दिखाता है ये इमेज, क्योंकि कितने लोगों का भाई भावना इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि गंगा नदी क्या एक तरह से लोगों के दिल में बसती है, लोगों के लिए पवित्र नदी है वो, जिसको एक तरह से वो माँ मानते हैं गंगा नदी, ठीक है भाई, पवित्र नदी मानी जाती है जिसपे लोगों की बहुत आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये लोगों की चिंता का विषय है कि भाई क्यों प्रदूषण इसमें हो रहा है। आगे चलें, नमामि गंगे कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। और पहले बता दे रहा हूँ, इस चैप्टर से नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आया है, बोर्ड में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन नमामि गंगे को लेकर कई बार आया है, तो आपको ध्यान रख लेना है, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो भाई, तो नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, तो आपको पता है गंगा नदी का अपने आप में एक राष्ट्रीय महत्व है राष्ट्रीय महत्व है। पूरी नेशन जो है गंगा नदी को मानती है, पूरा नेशन जो है गंगा नदी को मानता है। और लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके जो है नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता अपने को है,
जो पूरा मार्ग है नदी का, उसको सफाई कर उसको साफ करना है। तो केंद्र सरकार ने क्या करा है, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। ये सब उद्देश्य है, नमामि गंगे के उद्देश्य है ये सारे। तो शहरों के अंदर सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना। क्या? शहरों के अंदर सीवर ट्रीटमेंट लगाना, जो लोगों का गंदा पानी होता है गटर का, घर का जो आता है उसके अंदर, वो व्यवस्था करनी है ताकि वो नदियों में ना जाए। ठीक है भाई। औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करेंगे, जो उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है उसको जब वो किसी विसर्जित कर देते हैं, है ना, तो उस प्रवाह की निगरानी करेंगे। नदियों का विकास करेंगे, मतलब नदियों को साफ करेंगे, नदियों को डेवलप करेंगे, है ना, उनके मार्ग में आने वाली दिक्कतों को खत्म करेंगे। ये नदियों का विकास होता है। ठीक है भाई। नदियों के किनारों पर जो वनीकरण है जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो, तो नदी के किनारे पर हम क्या करेंगे, हम वनीकरण करेंगे, यानी अफॉरेस्टेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, वहां पर जीव पनपेंगे, है ना, पेड़ पौधे तो लगेंगे ही तो जीव पनपेंगे, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र वहां पर डेवलप हो जाएगा, जिससे जैव विविधता वहां पर बनेगी, यानी बायोडाइवर्सिटी डेवलप होगी। और नदियों के तल की सफाई करेंगे भाई, नमामि गंगे के तहत ये उद्देश्य है। और उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास हमें करना है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार जैसे जो राज्य हैं और झारखंड जो है, यहाँ पर हमें गंगा ग्राम का विकास करना है। ठीक है, यानी गंगा गांव। आगे चले। नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को ना डालना, भले ही वो किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, है ना, अनुष्ठान मतलब कि कोई पूजा से रिलेटेड हो। नदी के अंदर किसी प्रकार के पदार्थ को नहीं डालना है, चाहे वो किसी पूजा से रिलेटेड हो, अनुष्ठान से रिलेटेड हो, ही क्यों ना हो, इसे नहीं डालना है। ठीक है भाई। इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, आपको पता होगा। और इसके संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करना है कि भाई मत डालो ना, मूर्ति वगैरह जो है मत डालो इस चीज को, इससे प्रदूषण फैलता है और काफी परेशानी इससे होती है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। जल प्रदूषण समझ आ गया, दिमाग में छप जाना चाहिए भाई। वायु प्रदूषण की बात करूं, वायु प्रदूषण भी यही है, जैसी वायु को हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ हम कुछ अनावश्यक तत्व भी भाई ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं श्वसन से रिलेटेड, है ना भाई। तो वो क्या अपना वायु प्रदूषण है। तो जब वायु के अंदर धूल, धुआं, गैसें, ठीक है भाई, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषक या प्रदूषक की वृद्धि हो जाए, अभिवृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, ग्रोथ हो जाए, तो ऐसे में क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोल देते हैं कि भाई वायु प्रदूषण होता है, जो मनुष्य पशुओं के लिए हानिकारक तो होता ही है। और पर्यावरण में जो ईंधन और धुएं से यह प्रदूषण होता है ना, पर्यावरण में आप ईंधन का यूज कर रहे हो, कैसे ईंधन, दो तरह के ईंधन होते हैं अपने पास, दो तरह के ईंधन होते हैं। एक तो ध्यान रखना आपको, एक तो पारंपरिक होते हैं, पढ़ा है आपने खनिज वाले चैप्टर में। ये परंपरागत भी इसको आप बोल देते हो, है ना, परंपरागत भी बोल देते हो। और गैर परंपरागत, है ना, गैर परंपरागत, इसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब आ जाता है। इसमें आपका भाई सौर ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, बहुत सारी है, भूतापीय ऊर्जा, ये पता होना चाहिए सब आपको, ठीक है, आपके सिलेबस में है। तो ईंधन भी कौन सा, जो परंपरागत है, जब इसका यूज हम करते हैं, कोयले का, पेट्रोलियम का, जो कि अपने पास ऑलरेडी लिमिटेड है, जो कि अपने पास ऑलरेडी लिमिटेड है, जब इसका हम यूज कर रहे होते हैं ना, इससे प्रदूषण फैलता है। इससे क्या होता है भाई, ये पर्यावरण को दूषित करता है, पोल्यूटेड करता है ना। और धुआं निकलता है, जहां पर हम कुछ मान लो जला रहे हैं, है ना, उससे धुआं निकलता है, तो उससे ये प्रदूषण होता है, बेसिकली वायु प्रदूषण ज्यादातर केसों में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चले। जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन क्या, फॉसिल फ्यूल का दहन। अब पेट्रोलियम भी क्या, एक तरह से भाई, पेट्रोलियम जो है क्या है ये, ठीक है, पेट्रोलियम भी क्या है ये, एक तरह से अपना जीवाश्म ईंधन ही तो है। जब पेड़ पौधे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, इंसान एक तरह से जीवाश्म बन गया, फॉसिल फ्यूल बन गया, फॉसिल बन गया, तो पेट्रोलियम में ही तो कन्वर्ट हो रहा है एक तरह से, ध्यान रखना है। तो जब तुम पेट्रोलियम में जीवाश्म ईंधन का दहन करोगे, खनन करोगे, है ना, उद्योग लगाओगे, तो इन सबसे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ये प्रमुख स्रोत है, ये क्या प्रमुख स्रोत है वायु प्रदूषण के, ये आपको पता होना चाहिए, है ना भाई। अब बोलोगे खनन से कैसा प्रदूषण भाई, खनन से कैसा प्रदूषण होता है भाई, जब तुम खनन करोगे ना, जब तुम खुदाई करोगे, क्या करोगे, खुदाई करोगे लगातार, तो जो धूल होती है ना भाई, जो धूल होती है,
वो हवा में मिल जाती है। खनन भी एक तरह से कैसा काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे तुम खुदाई क्यों ना कर रहे हो, निर्माण तो कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन खोद रहे हो ना, तो धूल वगैरह जो होती है वो वायु में मिल जाती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। ये प्रक्रिया वायु में क्या सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टस को क्या निर्मुक्त करते हैं। समझ रहे हो ना, वायु के अंदर क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं। ये सब चीजें जो है किसके अंदर आ जाती हैं, ये वायु के अंदर आ जाती है, जिससे बहुत दिक्कत हो जाती है, प्रदूषण फैलता है। समझ रहे हो। और वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, लोगों को समस्याएं होती हैं, लोगों को समस्याएं होती है, जैसे कि कौन सी, श्वसन तंत्रीय प्रॉब्लम। क्या होती है श्वसन तंत्रीय प्रॉब्लम, सांस लेने में जो दिक्कत आने लग जाती है लोगों को। और जो अस्थमा का पेशेंट है तो उसके लिए तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, ध्यान रखना है। और तंत्रिका तंत्रीय और रक्त संचार तंत्र संबंधित विभिन्न बीमारियां यहाँ पर हमको हो जाती है। तंत्रिका तंत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई। तंत्रिका तंत्र जो आप फील करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ और यहाँ पर मैंने किसी चीज को, कुछ न्यूक्लियर चीज को टच कर दिया, मुझे पता नहीं चला, मैं टच कर दिया, मुझे फील हुआ ना, तो मेरा ब्रेन मुझे मैसेज भेजेगा कि भाई अपना हाथ दूर कर ले, अपना हाथ दूर कर ले। क्यों, क्योंकि तूने कुछ छू ली है जो तेरे को पेन दे रही है। समझ रहे हो ना भाई। तो ये किससे हुआ, ये तंत्रिका तंत्र की वजह से हुआ, जो मेरी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो हम कुछ भी हमको पता चलता है और हम रिस्पोंड करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उसको बोलता है कि हट जा भाई, दूर कर ले अपने हाथ को। रिस्पोंड कर रहा है, अपनी मसल्स को दूर करवा रहा है ना, तो रिएक्ट करवा रहा है। ठीक किस वजह से हो रहा है, तंत्रिका तंत्र से हो रहा है, जो पूरी बॉडी में फैलती है। तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसकी वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। और आगे सुनो, रक्त संचार तंत्र, आपको पता है आपकी बॉडी में जो ऊर्जा है, जो ऑक्सीजन है, वो ब्लड के थ्रू फैलता है पूरी बॉडी के अंदर। आपका रक्त ही क्या करता है, ऑक्सीजन और जो भोजन है यानी जो ऊर्जा है वो आपको पूरी बॉडी में पहुंचाता है, अलग अलग उत्तकों तक या कोशिकाओं तक। समझ रहे हो। तो जब आपका रक्त संचार तंत्र ही काम ढंग से नहीं करेगा, तो फिर आपका शरीर कैसे काम करेगा, तो दिक्कतें आएंगी, है ना भाई। तो वायु प्रदूषण के कारण ये सब दिक्कतें आती हैं, बीमारियां होती हैं। आगे चले हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण देखो क्या है। तो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि, विभिन्न स्रोत यानी अलग अलग सोर्स से जो उत्पन्न ध्वनि है ना, वो मानव की जो सहनीय क्षमता से अगर अधिक है और असहन होना ही क्या ध्वनि प्रदूषण है। कहने का मतलब है कि एक पर्सन जितना सुन सकता है ना, अगर तुम उससे ज्यादा उसको ध्वनि आ रही है उसके कान में, है ना, जिसको वो सहन ही नहीं कर पाता, वही क्या ध्वनि प्रदूषण है। ध्यान आपको रखना है। आप मुझे बताओगे एक बार कि इंसान जो कितना सुन सकता है, इंसान जो है उसकी लिमिट कितनी होती है। ध्यान रखना, हर्ट्ज होती है कि भाई कितनी फ्रिक्वेंसी तक वो सुन सकता है। कुछ हर्ट्ज में आपका होता है, कितने हर्ट्ज से लेकर वो इतने हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है। आपको ध्यान रखना, अगर इससे ऊपर जाएगा या इससे कम जाएगा, इससे ऊपर जाएगा इससे कम जाएगा, तो इंसान को, अगर देखो ये सबसे मिनिमम वाली लिमिट है, ये सबसे मैक्सिमम वाली लिमिट है। अगर इससे कम जाएगा तो इंसान को नहीं सुनाई देगा, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो इंसान को बहुत दिक्कत आ जाएगी, वो सहन ही नहीं कर पाएगा। तो इसी को फिर हम क्या बोल देंगे, ध्वनि प्रदूषण बोल देंगे। ठीक है, ये मुझे बताना कि कितनी लिमिट होती है। आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में, कौन सी क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, इसलिए भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। समझ आ रहा है भाई, आपको ध्यान रखना है कितनी फ्रिक्वेंसी तक। ठीक है, कितनी फ्रिक्वेंसी तक जो इंसान सुन सकता है। समझ रहे हो भाई, आपको बताना पड़ेगा ये। और विभिन्न प्रकार के जो प्रौद्योगिकी अन्वेषण के चलते हाल ही के वर्षों से एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। समझ रहे हो भाई, ध्वनि प्रदूषण जो है आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ये निकल उभरा है। ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। आगे चले, अब ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है, जिससे हमको ध्वनि प्रदूषण देखने को मिल रहा है। जैसे कि उद्योग, उद्योग में आवाज तो आएगी, उद्योग चल रहा है तो आवाज तो आती है, आपको पता, फील करते होगा अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ बहुत सारे उद्योग लग रखे हैं, है ना, तो वहां पर आपको देखो अलग अलग नॉइज आती रहती है। तो उद्योग भी क्या एक ध्वनि प्रदूषण का सोर्स है। मशीनीकृत निर्माण और तोड़ फोड़ का कार्य अगर चल रहा है कहीं, है ना, कहीं मान लो कैसे कोई इमारतें टूट रही है कहीं पर, तो बहुत दिक्कत होती है, आवाज बहुत आती है उससे, है ना। तोड़ फोड़ होना, कहीं मशीनीकृत निर्माण है, मतलब ऐसा निर्माण जो मशीन से कुछ हो रहा है ना, तो वहां पर हमको आवाज आएगी, तो ध्वनि प्रदूषण फैलाती है वो। मोटर वाहन, है ना, जैसे कि कार बाइक वगैरह हो गया। वायुयान हो गया, यानी एयरप्लेन जो हो गया, जब उड़ता है तो भाई कान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, ध्यान रखना है। तो वायुयान है, मोटर वाहन है, सायरन है, लाउड स्पीकर है, ये कुछ क्या है, ये स्रोत है। एग्जाम में आ जाए ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है भाई, इसी को लिखना, चार पांच चीजों, चार पांच लिखना और उसका एक्सप्लेन कर देना।
तो ये क्या ध्वनि प्रदूषण हमको देखने को मिलता है इनसे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नगरीय अपशिष्ट निपटान की। क्या नगरीय अपशिष्ट निपटान क्या होता है भाई? नगरीय अपशिष्ट निपटान, नगर से होने वाला, नगर में जो अपशिष्ट होता है ना उसका निपटान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या नगर में जो कचरा है जो लोगों के घर से निकल रहा है उसके लिए एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर उसको डाल दिया जाए। लोग ऐसी जगह पर डाल देते हैं जहां पर भाई वो सड़ जाता है, बदबू आती है, क्योंकि उसका एक स्थान नहीं है, ये स्थान की कमी है। अगर है भी तो बहुत कम है जहां पर लोग अपना कचरा आ, एक लिमिट तक ही डाल सकते हैं, उसके बाद कहाँ डाले पता नहीं। तो इससे क्या, इसको हम बोलते हैं नगरीय अपशिष्ट निपटान। ये भी एक समस्याएं हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो समस्याएं हैं ये, ठीक है, मुद्दे तो हम बात कर चुके हैं लगभग। तो नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको पता है क्यों बढ़ती है? आपको पता है नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या क्यों बढ़ती है? आपने क्या कहाँ पे पढ़ा था? ये आपने फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्रवास हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? ग्रामीण क्षेत्र से हमको प्रवास देखने को मिलता है नगरीय क्षेत्रों में, ये आपको पता है। तो नगरीय क्षेत्रों में क्या हो रहा है? जनसंख्या का एड ऑन हो रहा है, तो क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी। अब किन कारणों से हो रहा है? रोजगार। किन कारणों से हो रहा है भाई? रोजगार मिलता है नगरों में, ठीक है, ग्रामीण इलाके से ज्यादा, है ना। बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। बेहतर सुविधाएं का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? एजुकेशन, हेल्थ वगैरह बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, बिजली की सुविधा, जो हमें ग्रामीण इलाके में देखने को नहीं मिलती है। समझ रहे हो भाई तुम? लेकिन चलो ये तो अच्छी चीज हो गई ना, जब लोग आ गए, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे कुछ समस्या भी आ रही है। समस्या क्या है भाई? नगरीय अपशिष्ट की समस्या है। क्या है? नगरीय अपशिष्ट की समस्या अपने को, नगरीय अपशिष्ट की समस्या है। कौन सी समस्या है भाई? नगरीय अपशिष्ट की समस्या अपने पास है। जिन कारणों से क्या हो रहा है, नगरों के अंदर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है भाई, मिलती है, सही बात है। गांव में जाओगे बड़ा बड़ा फील होता है यार, कितना खुला एरिया है, कितनी ताजगी है। लेकिन जैसे ही नगर में एंट्री करोगे, अरे यार सर दर्द हो गया, है ना। निकलने की जगह नहीं है। तुम किसी भी नगर वाले मार्केट में जाओगे तो तुमको निकलने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है, ध्यान रखना। और इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं, सुविधाएं बेहतर होती हैं नगर ग्रामीण इलाके से, लेकिन सुविधाएं क्या है? अपर्याप्त। क्योंकि भाई एक जो क्षेत्र होता है ना, आपने घनत्व का कंसेप्ट पढ़ा है, आपने जनसंख्या घनत्व का कंसेप्ट पढ़ा है कि हर एक क्षेत्र की एक सीमित क्षमता होती है। हर एक क्षेत्र की क्या होती है? एक सीमित क्षमता होती है रहने की। हर एक क्षेत्र की क्या होती है? सीमित क्षमता होती है रहने की। लेकिन उससे ज्यादा इंसान आ जाएंगे ना, तो वहां पर क्या बचेगा? वो सुविधाएं अपर्याप्त हो जाएंगी, सबको नहीं मिलेगी। क्यों? अगर ये जगह भाई 5 लोगों का ही पोषण कर सकती है, 10 लोग आ जाएंगे तो कैसे करेगी? समझ रहे हो ना। तो वही बात है, तो अपर्याप्त सुविधा हमको देखने को मिलती है। इसके अब इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? साफ सफाई की खराब स्थिति, साफ सफाई की खराब स्थिति देखने को मिलती है ना। ठोस अपशिष्ट मतलब कि कचरे के द्वारा होने वाला जो पर्यावरण प्रदूषण है वो काफी महत्वपूर्ण हो चुका नगरों के अंदर, क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जो है जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। मान लो पहले 5 लोग रह रहे थे, अब 10 लोग आके रह रहे हैं। जस्ट एग्जाम्पल है भाई, लोग तो बहुत रहते हैं। मान लो पहले 5 फैमिली रह रही थी, अब 10 फैमिली हो गई है। ऐसे बढ़ बढ़ के 15 फैमिली हो गई है, फिर 20 फैमिली हो गई एक क्षेत्र के अंदर। आप मुझे बताओ ना, सुविधा तो 5 लोगों के लिए ही है ना। अब मान लो जो सफाई या जो नगरीय अपशिष्ट है, जो कचरा है, वो निपटान के लिए 5 लोगों के लिए सुविधा है। अब जो ये एक्स्ट्रा बड़े हैं, अब जो एक्स्ट्रा बड़े क्या करेंगे? तो इससे क्या होगी भाई? पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा, क्योंकि जो ठोस कचरा है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा किसी किसी जगह पे, है ना, ऐसे फेंक दिया जाएगा। ये ऐसी जगह पे फेंक दिया जाएगा जहां पर जगह इतनी है ही नहीं, जो ढेर बन जाएगा वहां पर। तो पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा इससे, और तरह तरह की बीमारियां होने वाली हैं। आगे चले। ठोस कचरे के अंतर्गत ना कई प्रकार के पुराने और प्रयुक्त सामग्रियां शामिल की जाती है, जैसे कि भाई हाँ, जंग लगी पीने हो गई, टूटे कांच के सामान हो गए, प्लास्टिक के डब्बे हो गए, ये तो तुम तो जानते हो यार, घर से निकलने वाला कचरा है। पॉलीथीन की थैलियां हो गई, रद्दी कागज हो गए, है ना, राख हो गई, है ना, फ्लोपियां हो गई, एंड सेड़ी, ये सब, ये क्या है? ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि ठोस कचरे के अंदर आती है, जिसमें ये सब शामिल होता है। आगे चलें। इस त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी, कबाड़ आदि कहते हैं, है ना भाई। कि रद्दी पड़ी है, कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट है, गंदगी फैली हुई है, सब आपने नॉर्मल वर्ड सुने होंगे आपने, ठीक है। अब जिनका दो स्रोतों से निपटान होता है ना, जिनका दो स्रोतों से निपटान होता है, क्या?
घरेलू प्रतिष्ठानों से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। यानी कि ये आते कहाँ से है, एक तो घरेलू स्तर से आते हैं भाई, और जो व्यवसाय चल रहा है वहां से आ जाते हैं कचरे। ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या तो निजी ठेकेदारों के स्थलों पर डाला जाता है। जो घरेलू कचरा है इसको हम क्या डालेंगे, तो कहीं सार्वजनिक जगह होती है वहां डाल देते हैं, या कोई निजी ठेकेदार की जगह होती है जहाँ पर कचरा डालना होता है वहां डाल देते हैं। जबकि जो औद्योगिक या व्यावसायिक इकाइयां हैं, उनका जो कचरा है उसका संग्रहण एवं निपटान जन सुविधाएं नगर पालिकाओं के द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन यानी गड्ढों पर निस्तारित किया जाता है, जिनको हम डंपिंग साइट भी कहते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर पहले तो गड्ढा खोदा जाता है, जहां पर गड्ढा खोदा जाता है उसके बाद जो ये उद्योगों से निकलने वाला कचरा उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डंपिंग साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डंपिंग साइट हम बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, पहाड़ से बन जाता है कचरों के, ये आपको ध्यान रखना है। ये नगर पालिका के अंतर्गत आता है, जो कि सार्वजनिक जमीन जो गड्ढे वगैरह उस पर निस्तारित कर दिया जाता है इसको। आगे चलें। कारखाने, विद्युत गृह और भवन निर्माण या विध्वंस से भारी मात्रा में निकली राख या मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। भाई कारखानों से, विद्युत गृहों से, है ना, या कहीं भवन निर्माण का काम चल रहा है उससे जो विध्वंस होता है ना, क्योंकि तोड़ फोड़ होगी तो निकलेगा माल, ठीक है भाई, मलबा निकलेगा तो सिर्फ राख और जो मलबा निकलते हैं उससे वजह से क्या होता है, गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। तो एक पर्यावरण में प्रदूषण वाली समस्या हमको देखने को मिलती है। ठोस अपशिष्ट जो कचरा नगर में हमको देखने को मिलता है, उससे गंदी बदबू आती है, मक्खियां, है ना, कृंतक यानी जैसे चूहे से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं। तो इन सबसे क्या हम एक स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जोखिम हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड, डिप्थीरिया, दस्त, हैजा, ये सब चीजें। और नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से औद्योगिक अपशिष्ट में वृद्धि होती है है ना भाई, समझ रहे हो। नगरीय क्षेत्र है उसके आसपास जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके संकेंद्रण से क्या हो रहा है भाई, औद्योगिक अपशिष्ट में वृद्धि हो रही है, मतलब उद्योग से निकलने वाला कचरा बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है। और सुनो भाई, औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती जा रही है। और नगर आधारित उद्योग जो नगरों में लग रहे हैं उनको बोलते हैं नगर आधारित उद्योग। और अनुपचारित वाहित मल, मतलब ऐसा मल जिसको हमने उपचार नहीं करा, ऐसे ही कचरा वगैरह फेंक दिया है, उसको बोलेंगे अनुपचारित वाहित मल के कारण जो है नदियों के प्रदूषण से अनुप्रवाह में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होती है। सही बात है ना, तुम डाल रहे हो नदियों के अंदर, पीछे बात ही कर चुके हम। तो इससे गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। और भारत में जो नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है कि भाई जो नगर में होने वाला अपशिष्ट है ना, उसका निपटान कैसे करें, उसको खत्म कैसे करें, उसके ठिकाने कैसे लगाएं उसको। अब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जो ये महानगर है, क्या है, महानगर है, इसमें क्या ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्रित करने करके उसका निपटान किया जाता है है ना भाई। ठोस अपशिष्ट का जो 90% को इकट्ठा करेंगे, देन उसका निपटान किया जाता है, फिर भी 10% बच गया, कहाँ जाएगा भाई वो। और लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहर ऐसे हैं जहां पर अपशिष्ट का केवल 30%, यानी जितना अपशिष्ट है ना भाई, उसका भाई 30% से 50% कचरा बिना एकत्रित किए ही छोड़ दिया जाता है। यानी कोई मान लो कचरा 100% है, तो उसमें से केवल 30% से 50% जो है उसको बिना एकत्र किए छोड़ जाता है। मतलब कि मान लो 30% ऐसे छोड़ दिया या 50% ऐसा कचरा ऐसे छोड़ दिया, बाकी को निपटा दिया, बाकी का जो बचा मान लो 30% छोड़ दिया, 70% बच गया। अगर 50% छोड़ दिया तो 50% ही बच गया। तो इनको उसी जगह पे छोड़ दिया गया है, उसी जगह पर इसको छोड़ दिया गया है, छोड़ा गया है, ठीक है भाई। जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी, समझ रहे हो भाई। जो गलियों में, घरों के पीछे खुली जगहों पर या पड़ती जमीनों पर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पूरे का निस्तारण नहीं हो रहा है ना, पूरे का निपटान नहीं हो रहा है, इसलिए जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा होते हैं, समझ रहे हो भाई। और इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने या कंपोस्ट यानी खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब कि एक बेटर अल्टरनेटिव यूज करो जिससे जो कचरा है काम में आ जाए। अब सब ना आए, लेकिन कुछ कचरा जो है जैसे किचन से निकलने वाला जो कचरा है उसको जो हम यूज कर सकते हैं खाद के रूप में या ऊर्जा के रूप में। कैसी ऊर्जा भाई, बायोगैस वाली ऊर्जा, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। अगर आपको भाई ये सब नहीं पता ना, आपके आपको सिलेबस दिक्कत दे रहा है, ध्यान रखना। खनिज वाले चैप्टर में हमने बहुत सारी ऊर्जा के बारे में बात करी है, उसमें बायोगैस भी एक थी। तो ऊर्जा पैदा करना है, कंपोस्ट के रूप में इन कचरे का हम यूज कर सकते हैं। और अनउपचारित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ता है और वातावरण में विषाक्त गैसें छोड़ता है। सही बात है, जो
ऐसा अपशिष्ट जिसको छोड़ दिया गया, कुछ का तो निपटान कर दिया, 100% कचरा मान रहे अगर हम, तो कुछ 30-50% का तो हमने उसको छोड़ दिया, बाकी का निपटान कर दिया, फिर भी तो कुछ छूट गया ना वहां पर, तो धीरे धीरे वो सड़ने लग जाएगा उस जगह पर। और वातावरण में जो विषाक्त गैस है उससे निकलेंगी, जिससे क्या होगा, मीथेन गैस भी शामिल होती है भाई, जो पर्यावरण में दिक्कत देगी, और उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। मीथेन जैसी गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस हो गई, उनसे। आगे चले, आगे हम बात करते हैं ग्रामीण शहरी प्रवास की। अगला टॉपिक है ग्रामीण शहरी प्रवास, मतलब ग्रामीण से शहरी इलाके में जाना। आगे बात करते हैं भाई हम, देखो तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या प्रवाह अनेक कारकों से प्रभावित होता है। पीछे हमने बात भी करी है भाई, किन कारकों से जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या का प्रवास हो रहा है। आपको पता होगा नगरीय क्षेत्रों के अंदर ना मजदूरों की बहुत मांग होती है, जो कि ग्रामीण इलाके से ही जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर होते हैं, मतलब इतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज हमको नहीं मिल रही होती है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, तो इसलिए क्या होता है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में जाते हैं लोग रोजगार के लिए। और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप होता है। कहने का मतलब है कि जो अपने नगरीय क्षेत्र और जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर विकास का कैसा रूप है, असंतुलित प्रारूप है। मतलब कि नगर में ज्यादा विकास हो रखा है और ग्रामीण इलाके में कम विकास हो रखा है, तो ये क्या असंतुलित ड्राफ्ट कह लो, प्रारूप कह लो, आप समझ रहे हो। आगे चले, भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत के अंदर जो है नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आपको पता है क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नगरों का विकास हो रहा है। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं ऐड करी जा रही हैं, विकास करा जा रहा है, जिससे वो नगर बन जा रहे हैं एक तरह से, तरीके से। छोटे और मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं, तो गरीब लोग जो सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंचते हैं। जो मध्यम छोटे नगर है उसको छोड़कर लोग महानगरों में जाते हैं, है ना। कोलकाता चेन्नई जैसी जो जगह है, मुंबई में जब लोग जाते हैं, दिल्ली भी एक तरह से महानगर है तो सिटी, लेकिन दिल्ली भी एक तरह से, वहां पे रोजगार मिल जाता है, लोग वहां भी क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब आपकी बुक के अंदर एक केस स्टडी दे रखी है रमेश नाम के एक बंदे की, या रमेश नाम के एक लड़के की, जो काफी पढ़ने लायक है। खुद पढ़नी चाहिए, आपको समझ आएगा कि इससे एक जो व्यक्ति है वो कितना परेशान रहता है अगर उसके पास स्किल नहीं है, वो अर्ध कुशल है, या वो गरीबी में अगर अपना जीवन काट रहा है, तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आती हैं जिससे परेशानी उसको होती है। तो एक केस अध्ययन आपको दे रखा है आपकी बुक के अंदर, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। देखो भाई, तो रमेश ना यहाँ पर एक व्यक्ति, एक आदमी है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, क्या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर क्या है, यहाँ पर उड़ीसा का एक कोयला क्षेत्र जिसका नाम है तलचर, वहां पर क्या निर्माण स्थल पर, क्या भाई निर्माण स्थल पर, निर्माण स्थल का तो जहाँ पर कुछ ना कुछ बन रहा होता है, वहां पर क्या होता है, 2 वर्षों से एक वेल्डर के रूप में काम कर रहा है। रमेश कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या कर रहा है, 2 साल से किसी निर्माण स्थल पर क्या कर रहा है, वेल्डर के रूप में काम कर रहा है। और वो अपने ठेकेदार के साथ क्या होता है, देश भर के अलग अलग जगहों पर जाता है, जैसे कि सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर आदि, इन नगरों में जाता है। क्यों जाता है भाई, पैसा कमाने के लिए जाता है, और कैसे ले जाएगा। अब वो क्या करता है भाई, वो पैतृक, अभी समझो भाई, अब इसकी स्टोरी आएगी, ये भी रमेश के बारे में बातें हो रही हैं, वो कर क्या रहा है, कहाँ काम कर रहा है। तो वो क्या करता है, हर साल, प्रति वर्ष अपने पैतृक गांव में, मतलब कि जहां वो रहता था गांव में, वो अपने गांव में पिता के पास 20,000 रुपये भेजता था हर साल। हर साल कितने रुपये भेजता था भाई, 20,000 रुपये भेजता था। उसके द्वारा भेजे गए पैसे जो है ना, मुख्यतः दैनिक उपभोग, जो दिनचर्या दिन भर में जो खर्चे होते हैं दैनिक उपभोग के, उसमें स्वास्थ्य की देखभाल में, बच्चों की पढ़ाई आदि पर खर्च होते थे। ठीक है, जो साल में 20,000 रुपये भेजता था। कुछ पैसे कृषि जमीन की खरीद या घरों के निर्माण पर भी खर्च होता है, जो उसके घर वाले करते थे उसके 20,000 रुपये में से। अब रमेश के परिवार के रहन सहन का स्तर सार्थक रूप से सुधरा भाई, वो गरीबी में थे, आगे बता रखा है आपको। तो सार्थक रूप से सुधरा मतलब क्या होता है, सार्थक रूप से सुधरने का मतलब है कुछ मीनिंगफुल चेंज आया, क्या उनकी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल चेंज आया, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्थक रूप से सुधार आया। अब 15 वर्ष पहले, अब आ जाओ उसकी फ्लैशबैक में, जो मैं बता रहा हूँ इससे आ जाओ 15 साल पहले, यानी फ्लैशबैक में आ जाओ। तो 15 वर्ष पहले हालात ऐसे नहीं थे। मान लो आप लोगों में से भी किसी के हालात अच्छे ना, आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ लिख के आप किसी अपने घर के हालात बदलो भाई, यही होता है ना भाई, ध्यान रखना है। तो यही बोलते हैं कि हालात हमारे ऐसे ही पहले नहीं थे, हालात बदले गए हैं, तो हालात बदलना पड़ता है। तो 15 वर्ष पहले हालात ऐसे नहीं थे। परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उसके 3 भाई और उसके परिवार 3 एकड़ की भूमि पर निर्भर थे। तो 15 साल पहले ऐसे हालत नहीं थे, परिवार पूरा बहुत बेकार परिस्थिति से गुजर रहा था, कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। उसके 3 भाई थे और उसका जो परिवार था वो 3 एकड़ की भूमि पर डिपेंडेंट थे।
और परिवार पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश को अपनी पढ़ाई 9th क्लास में छोड़नी पड़ी। अगर आप अपनी 12th क्लास तक पढ़ पा रहे हो, कॉलेज भी कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि सबको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और शादी के बाद वह और भी कठिन परिस्थितियों में घिर गया। और भाई फिर शादी हो गई उसकी, तो वो और भी कठिन परिस्थितियों में क्या हो गया, घिर गया। समझ रहे हो? इसी समय क्या होता है, इसी समय रमेश अपने गांव के कुछ सफल उत्प्रवासी, कौन से उत्प्रवासी, जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं। अभी उत्प्रवासी आपने फिर सेकंड चैप्टर पे जाओ पहली बुक के, वहां आपने समझ रखा है इसका मतलब। तो रमेश अपने गांव के कुछ सफल उत्प्रवासियों से प्रभावित हो जाता है, भाई इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो लुधियाना में काम कर रहे थे और अपने घर पे पैसा भेज रहे थे। तो भाई रमेश ही प्रभावित हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया इससे। और गांव में अपने परिवारों को पैसे वो भेजते थे, है ना भाई, और अपने परिवार को पाल पोस रहे थे। और इस तरह परिवार की कंगाली, इस प्रकार जो परिवार की कंगाली है, और जो भाई लुधियाना में नौकरी का भरोसा पाकर मैं अपने मित्र के साथ पंजाब चला आया, कि भाई मैं भी लुधियाना जाऊंगा, पंजाब में लुधियाना, तो वहां से अपने परिवार के लिए भेजूंगा पैसा, ठीक है भाई। तो वो चले जाता है। तो उसने 1988 में लुधियाना की एक ऊन फैक्ट्री में क्या करा, 20 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर 6 महीने तक काम करा। कितने मजदूरी भाई, 20 रुपए प्रतिदिन की। भाई बात कब की हो रही है देख लो ना, अपना 1988 के आसपास की बात हो रही है। तो 20 रुपए मजदूरी उसको मिल रही थी, 6 महीने तक उसने काम करा है। और ये आय उसकी क्या है, अल्प आय है। कैसी आय है भाई, अल्प आय है, मतलब कि बहुत कम आय है। इसमें जो उसका व्यक्तिगत जो खर्चा है ना, मतलब एक पर्सनल जो खर्चा होता है, पर्सनल जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो इसका इंतजाम कर पाने में भी काफी मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन उसने फिर भी क्या करा, लुधियाना जाकर वहाँ का जो नया कल्चर है, वहाँ वो उसने वो अपनाया, उसको ढल गया उस हिसाब से, ठीक है भाई। और आगे चले भाई। और इसके बाद उसने क्या करा, अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर, जिससे वो लुधियाना चले गया था, उसी से दोस्त के मार्गदर्शन पर लुधियाना से वो सूरत में काम करने का निर्णय उसने ले लिया। कहाँ पर भाई, सूरत में काम करने का निर्णय लिया। और सूरत में उसने वेल्डिंग का कार्य करने का कौशल प्राप्त करा, ठीक है ना। देखो रमेश एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या कर रहा था, कल्चर जो कि उड़ीसा का क्षेत्र है, वहां पर वेल्डिंग का काम कर रहा था, और अलग अलग जगह पे वो जाता था। अब उसने वो वेल्डिंग का काम कहाँ से सीखा, यहाँ से सीखा। तो उसने वेल्डिंग का कार्य करने का कौशल प्राप्त करा। और इसके बाद वह उसी ठेकेदार के साथ अलग अलग जगहों पर जाता रहता है, जो ऊपर बात हो रही थी। हालांकि रमेश के गांव में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, परंतु उसे अपने से दूर रहने की पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। सही बात है ना भाई, लोग परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं कमाने के लिए, उनको अपनी क्या है, अपने परिवार से दूर रहकर, जो बच्चे हैं जो पत्नी है, उसे दूर रहना पड़ता है, और एक समस्या, एक पीड़ा झेलनी पड़ती है। और वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसकी नौकरी अस्थायी और स्थानांतरणीय है। अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं है, और बदलती रहती है। आज सूरत है तो कल जामनगर है, तो फिर कहीं और है। ध्यान आपको रखना है। समझ आ रहा है भाई? तो इस स्टोरी से हमने क्या देखा, कि गरीब परिवार, एक अर्ध शिक्षित बंदा कितने परेशानी झेलता है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो विकासशील देशों में रमेश रमेश जैसे बहुत गरीब लोग हैं, जो अर्ध शिक्षित और अकुशल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से प्राय शहरी क्षेत्रों के असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के छोटे मोटे धंधे पर काम करने और परिवार का पोषण करने के लिए प्रवास कर रहे हैं, करते हैं, है ना भाई। अकुशल, अशिक्षित, तो ग्रामीण स्थायी जगह पे वो जाते हैं। और वो असंगठित, असंगठित आप समझते हो ना भाई, एक होता है संगठित सेक्टर, एक होता है असंगठित सेक्टर। अब सुन लो क्या होता है। संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड, और असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड। तो असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, काम की बेहतर सुविधाएं आपको देखने को नहीं मिलती हैं, ना आपको कोई लेबर लॉ मिलेगा आपको, और काम की गंदी सुविधाएं, और आपको जो सैलरी है वो भी कम होगी बहुत, है ना। मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब मन करेगा वो आपको निकाल देगा आपका मालिक, ठीक है। तो ये असंगठित क्षेत्र होता है। तो लोग भाई ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, और असंगठित असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों में छोटे मोटे धंधों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने परिवार का पोषण करने के लिए। क्योंकि गंतव्य स्थान पर मजदूरी काफी कम होती है, इसलिए अब देखो जहां पर ये जा रहे हैं वो एक तरह से असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र है, जहां पर उनको सैलरी ढंग की नहीं मिल रही है। तो गंतव्य स्थान हो गया शहरी क्षेत्र उनका, तो वहां पर उनको मजदूरी इतनी मिलती नहीं है। तो इस क्या करेंगे वो अपने पत्नी और बच्चों को गाँव में ही छोड़ आते हैं, ठीक है, जिससे उनकी जो है पत्नियों को और बच्चों को वहीं छोड़ दे, ताकि वो छोड़ देते, ताकि वो अपने जो है बड़ों की देखभाल कर सके, क्योंकि गंतव्य स्थल पर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खर्चा वहां पर नहीं उठा पाते हैं। इसी कारण जो ग्रामीण नगरीय प्रवास में पुरुषों का प्रभुत्व होता है, इसलिए जो है पुरुष आपको जो देखने को मिलता है प्रवास कर जाते हैं, जो अपनी फैमिली को भी ला पा रहे हैं, वो काफी भाग्यशाली एक तरह से आप कह सकते हो उनको, ठीक है भाई।
आगे चले। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंदी बस्तियों की समस्याएं, कि गंदी बस्तियों की क्या क्या समस्या हमको देखने को मिलती है। तो झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां, झोपड़ी पट्टी, ये पटरियों के किनारे बने ढांचे खड़े हैं। आपको पता है जो पटरियां हैं इसके आसपास बहुत सारे छोटे झोपड़पट्टी टाइप बन जाती है ना। आपने बहुत सारा ऐसा क्षेत्र देखा होगा जहाँ पर बहुत ऐसे क्लस्टर्ड एरिया है जहाँ पर झुग्गी टाइप बनी होती है ना। तो जो गंदी बस्ती हम बोलते हैं, और इनमें वे लोग रहते हैं, जो गंदी बस्तियों की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होना पड़ा। वो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में आए, उनको विवश होना पड़ा, लेकिन वह ऊंचे किराया, क्योंकि भाई अब तुम ग्रामीण क्षेत्र से नगर में जा रहे हो, नगर में तो किराया ऊंचा होगा, कि तुम जहाँ भी रहोगे रेंट ज्यादा होगा। तो ऊंचे किराए और जमीन की महंगी कीमत के कारण जो है वो अच्छे आवास में नहीं रह पाए, तो उन्होंने क्या करा, अपनी गंदी बस्तियां बसा ली, कुछ झोपड़पट्टी डाल दी किस जगह पर, है ना। और वे लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्रों पर कब्जा करते रहे या करते हैं, ठीक है भाई। तो पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल मतलब अलग एक थलग, और निम्नलिखित क्षेत्र जो किसी काम के नहीं, वहां पर वो कब्जा कर लेते थे, ठीक है भाई, या कर लेते हैं अभी भी। गंदी बस्ती जो है ना, यहाँ पर न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ जीर्ण शीर्ण मकान, मतलब गंदी हालत में मकान होते हैं, और स्वास्थ्य की निम्न सुविधा यहाँ पर होती है, खुली हवा का अभाव यहाँ पर होता है, पेयजल अच्छा नहीं होता है, प्रकाश और शौच सुविधाएं, ये जो आधारभूत आवश्यकता है ना, इन चीजों का भी अभाव पाया जाता है, लोग खुले में शौच कर रहे होते हैं। अनियमित जल निकासी व्यवस्था, मतलब कि लोगों को जल नहीं मिल रहा होता, और जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं होती है, कि प्रॉपर जो जल घर में यूज भी हो रहा है उसको निकास कैसे करें, बाहर कैसे निकाले, जैसे हर घर में होता है। और भीड़ भरी संकरी सड़कें यहाँ पर होती है, जो बिल्कुल संकरी पतली पतली होती है ना। जैसे कि आपने स्लम एरिया सुना होगा ना, धारावी स्लम एरिया, धारावी मुंबई का, वो कुछ ऐसा ही है। वहां पर इतनी पतली पतली गलियां हैं, वहां पे इतनी पतली पतली गलियां हैं, आपने देखा होगा। आप यूट्यूब पे सर्च करना वीडियो वगैरह भाई, कि धारावी, उसको भी देखना आप एक तरह से, कितनी क्लस्टर्ड जमीन है, कितनी क्लस्टर्ड सड़कें हैं, और कितनी संकरी गलियां हैं वहां पर, और स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं हैं। समझ रहे हो भाई। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं भू निम्नीकरण। क्या? भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण क्या होता है भाई? जब भूमि की क्षमता में गिरावट आ जाए, यानी कि भूमि की उपज देने वाली जो क्षमता है ना वो कम हो जाए, है ना, उसको हम भूमि निम्नीकरण बोलते हैं। और ये कमी स्थायी भी हो सकती है, मतलब जो उसकी उपज देने की क्षमता है उसमें जो कमी है ये परमानेंट भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है, मतलब कि इसकी जो भू निम्नीकरण की समस्या है वो ठीक भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ध्यान रखना है। अब भू निम्नीकरण ना बेसिकली दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक क्रियाओं से या प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, और मानव जनित कारणों से, ठीक है भाई। देखो भाई, प्राकृतिक कारणों की बात करूं, अगर मैं प्राकृतिक कारणों की बात करूं या प्राकृतिक कारणों से प्रभावित भूमि, तो आपकी खड्डों वाली भूमि, मरुस्थलीय भूमि, तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली क्षेत्र, और हिमालय क्षेत्र, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक रूप से खराब होते हैं, है ना, प्राकृतिक रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं। और ये भूमि मुख्य रूप से प्राकृतिक कारणों से खराब हुई है, ध्यान आपको रखना है, इसमें इंसान का कुछ हाथ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है भाई, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट जो है, यहाँ पर मानव की गतिविधियां जो हैं, मानव गतिविधियां गतिविधियां जो भाई प्रभावित तो करती है इन क्षेत्रों को, ध्यान आपको रखना है। अब मान लो इस हिसाब से यहाँ कुछ भी जो जैव विविधता भी रह रही होगी ना, बात हम कर रहे हैं भू निम्नीकरण की, उपज देने वाली की क्षमता जो कम हो रही है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी होता है। अब यहाँ पर ना कुछ पारिस्थितिक तंत्र ही बन रखे होंगे, फिर भी जो है यहाँ पर जो मानव गतिविधि की वजह से ये प्रभावित हो जाते हैं, है ना भाई। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं इस क्षेत्र को। उसके बाद मानव जनित कारणों से जो बनी व्यर्थ भूमि है, जैसे कि स्थानांतरित कृषि करते हैं, तो जिस जगह पे स्थानांतरित कृषि करते हो, आज इधर कब उधर, है ना, जैसे एक जगह की उपज खत्म हुई तो दूसरी जगह पकड़ ली, वहां की खत्म हुई तो तीसरी जगह पकड़ ली, है ना, वापिस। तो इस स्थानांतरित कृषि से क्या होता है, इस जगह की उपज खत्म हो जाती है, तो भू निम्नीकरण देखने को मिलता है। रोपण कृषि से भाई भूमि खराब होती है। हरित वन क्षेत्र, मतलब वनों को तुमने पेड़ वगैरह काट दिए, है ना, वन उड़ा दिए जड़ से, तो वन क्षेत्र जो है ना, क्योंकि क्या होता है ना, मिट्टी जो होती है, जो पेड़ पौधों की जड़ जो होती है ना, वो मिट्टी को बांध के रखती है। तुम इसको उखाड़ दे रहे हो, है ना, पेड़ काट रहे हो, है, तो मिट्टी की जड़ भी पेड़ पौधे तुमने उखाड़े, तो मिट्टी के जो ऊपर की लेयर होती है, जो सबसे ज्यादा पोषक तत्व वाली होती है, सबसे ज्यादा पोषक तत्व वाली होती है, वो भी तुमने उखाड़ दी भाई, है ना। तो इससे भी
शरित चरगाह, है ना, चरागाह, जहाँ पे लोग जो अपने जानवरों को चराई का काम कराते हैं, वो इतना तुमने अति चराई करा दी वहां पर, जिससे वो जमीन किसी काम की नहीं रही। या खनन या औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र, जहाँ पे उद्योग लगा दिया या खनन कर रहे हो, तो इससे भी जो क्षेत्र व्यर्थ हो जाता है ना। तो ये सब मानव के कारण है, मानव जनित है, यहाँ पर प्रकृति का कुछ कारण नहीं है। तो ये भूमि मानव गतिविधियों के कारण क्या खेती के लायक अब नहीं रही है। समझ आ गया, तो ये मानव जनित कारण हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ आपको जो चैप्टर है फिनिश होता है। हमने लगभग सब चीज़ कवर करी है, जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान रखना, इस वीडियो को एक दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, आपका चैप्टर दिमाग में छप जाएगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।